हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट देखा था और दूसरा कॉन्सेप्ट जो देखा था वो था हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दोस थिंग। ठीक है, उसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं एक बार जस्ट रिवाइज कर जो हम लोग ने एक थ्योरम देखा था इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड जो थ्योरम देखा था वो था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2। अगर हमको पता है कि E1 और E2 इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम ये नहीं लिख सकते हैं। सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। इफ एंड ओनली इफ का मतलब आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये अगर हो रहा है इसका मतलब E1 E2 इंडिपेंडेंट है, और अगर E1 E2 इंडिपेंडेंट है तो हम इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमने देखा था, ये तो दो इवेंट से रिलेटेड हो गया। अगर तीन इवेंट है तो ये भी हमने देखा था कि E1 E2 E3 आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होने चाहिए, है ना। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तीन इवेंट है तो हम किस टर्म का यूज करेंगे, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। सो E1 एंड E2 आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। पहला। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड E3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। एंड तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। इसके अलावा एक और होना चाहिए, ये सिर्फ प्रूफ किया कि ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। म्यूचुअली के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, E1 E2 E3, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ये चार जब आएगा तब हम बोलेंगे कि मेरा जो इवेंट है वो क्या है, E1 E2 E3 आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ये होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये तो हो गया इंडिपेंडेंट से रिलेटेड। इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम भी देखा था, है ना। मैंने आपको बोला था जो क्वेश्चन नंबर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का भी कॉन्सेप्ट हो गया था, एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया था, और मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन नंबर 8 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो है हम लोग आज एक कुछ नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी इफ एंड ओनली इफ वाला पार्ट है। ठीक है, E1 एंड E2, E1 एंड E2 are independent. Okay, suppose you know already that E1 and E2 are independent, then what can you say? Then पहला, E1 and E2 complement are also independent, are also independent, पहला हो गया। दूसरा, E1 complement and E2 are also independent, ये दूसरा हो गया। तीसरा, E1 complement and E2 complement are also independent। ये तीन कंडीशन जो है ना, ये कैसे आ रहा है, अगर E1 E2 इंडिपेंडेंट है तो हम बोल सकते हैं E1 और E2 कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। और अगर E1 E2 इंडिपेंडेंट है तो हम बोल सकते हैं E1 कॉम्प्लीमेंट E2 भी इंडिपेंडेंट होगा। और E1 कॉम्प्लीमेंट एंड E2 कॉम्प्लीमेंट, अगर ये हमको पता है ना तो हम ये तीन चीज कंक्लूड कर सकते हैं, यानी इसका हम यूज कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, मैं एक फर्स्ट का प्रूफ कर दूंगा और थर्ड का प्रूफ करूंगा, सेकंड का प्रूफ आप खुद से कीजिएगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेम है। ठीक है, तो मैं इसका प्रूफ कर दे रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट का प्रूफ कर दे रहा हूँ आपके लिए। E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, ये दिया हुआ है। और ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, ये मैथमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस पे एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
इस पे बहुत बार आया भी है क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, सो E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, तो मैथमेटिकली ये गिवन है, ये आपका क्या है, गिवन। तो हम मैथमेटिकली इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये हम लिख सकते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड, हमको प्रूफ जो करना है वो वन में देखिए, E1 एंड E2 कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। तो E1 और E2 कॉम्प्लीमेंट कब इंडिपेंडेंट होगा, जब E1 E2 कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। अगर ये होगा तो हम बोलेंगे कि जो मेरा E1 और E2 कॉम्प्लीमेंट है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम ड्रॉ करने से सॉल्यूशन जो है आसान हो जाएगा। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा E1 है, ये मेरा E2 है। सो E1 E2, सो E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट का जो शेडेड रीजन होगा वेन डायग्राम में वो कौन सा होगा, ये होगा। ये पोर्शन जो है ये E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी मदद से हम लिख सकते हैं ना, E1 पूरा है ना। सो E1 इज इक्वल टू, E1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, जो ये ब्लू पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है E1 इंटरसेक्शन E2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम E1 को लिख सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E1 एंड E2, हम ये लिख सकते हैं ना, जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। अब आप देखिए कि ये दोनों जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों, येलो और ब्लू रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ना E1 एंड E2 कॉम्प्लीमेंट एंड E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये हम बोल सकते हैं। तो अब इसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E1 E2, ये लिख सकते हैं। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यूनियन का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हम ये लिखेंगे, इंटरसेक्शन वाला पार्ट जीरो होगा। सो E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू, अब यहां पे आप देखिए कि इंडिपेंडेंट है ये E1 E2 इंडिपेंडेंट है, तो हमने ऑलरेडी इसको लिख रखा है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, E1 E2 कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये हम लिख सकते हैं। अब इसको हम अगर इस साइड मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 कॉम्प्लीमेंट, ये हम लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉमन है, तो क्या बचेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये बचेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 कॉम्प्लीमेंट, E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, ये जो होगा ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे प्रूफ हो रहा है कि E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, E1 एंड E2 कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। सो प्रूफ हो गया ना। सिमिलरली जो है आप दूसरा वाला पार्ट प्रूफ कर सकते हैं, दूसरा वाला पार्ट सेम मेथड से प्रूफ होगा। इसमें आप वेन डायग्राम का यूज कीजिएगा, तो वेन डायग्राम में आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि इसका यूज करेंगे, E1 इंटरसेक्शन इसमें जो होगा E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट ये आएगा, तो हम इसमें E2 का यूज करेंगे, E2 इज इक्वल टू E1 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 इज यूनियन E1 इंटरसेक्शन E2, इसका यूज करेंगे, है ना, तो E2 हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई कीजिएगा। तब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या प्रूफ करना है आपको, थर्ड में आपको प्रूफ करना है कि E1 कॉम्प्लीमेंट एंड E2 कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, ये आपको प्रूफ करना है।
तो E1 कॉम्प्लीमेंट एंड E2 कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब आप देखिए कि थोड़ा सा डी मॉर्गन्स लॉ अगर आप यूज करेंगे, E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट है ये, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं ना, E1 यूनियन E2 होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बाय डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। सो इसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब है, अब मैं यहाँ इंटरसेक्शन साइन फिर से हटा दे रहा हूं, इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑलरेडी है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 होल कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। अब यूनियन वाला जो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ओके, सो नाउ आप ध्यान रखिएगा आपको क्या प्रूफ करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट E2 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट। अब ये इंडिपेंडेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है, हमको ऑलरेडी पता है E1 E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हम इसको लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो इन दोनों में कॉमन हो गया तो क्या बचा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट E2, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ E1 E2 कॉमन है ना, तो यहाँ E1 बचेगा, है ना E1, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों में कॉमन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट कॉमन हो गया तो क्या बचा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सो ये क्या हो जाएगा, E2 कॉम्प्लीमेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। सो इससे प्रूफ हो गया ना कि देखिए ये किसके बराबर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, ये जो है दोनों के प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो इसका मतलब E1 कॉम्प्लीमेंट एंड E2 कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। सो हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट है। ओके, सो नाउ यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि इस पे बेस्ड आपके बुक में जो है ये एग्जांपल दिया हुआ है, सो एज ए क्वेश्चन इट इज इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, प्रूव दैट इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट देन सो आर द इवेंट E एंड F कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक ही पार्ट दिया हुआ था, हमने दो स्टेटमेंट और डिराइव किए, है ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, इन सिमिलर मैनर वी कैन शो दैट E and F complement are independent and E complement and F complement are also independent, ठीक है। और एक एग्जांपल 14 जो है वो इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट, बट इसमें प्रूफ करने के लिए दिया है, तो इसको भी आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। सो हमने जो कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 13.2 को बनाने के लिए वो जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन। आपको पता करना है इसकी प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा नोटेशन फॉर्म में लिखिए, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका प्रोबेबिलिटी पता करना है। अब आप देखिए कि इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें कि ए और बी का प्रोबेबिलिटी दे रखा है, सॉरी यहाँ ए और बी का प्रोबेबिलिटी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी का भी प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो हम इसे चेक कर सकते हैं ना कि मेरा इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/8 है, ए का प्रोबेबिलिटी और बी का प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हम लेते हैं, क्या आ रहा है 1/4 इंटू 1/2 1/8, तो ये दोनों बराबर हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों अब बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 - 1/2 और बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 - 1/4 एंड इसका होगा 1 - 1/2। तो कैलकुलेट करना ये आसान हो गया ना अगर हमको इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, अब इसी तरह देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी सॉल्व हो जाएगा अब आपका। ठीक है, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, है ना, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ए और बी इंडिपेंडेंट अगर आपको दिखाना है तो हम क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, है ना, ये दिखाएंगे कि ये दोनों क्या है, बराबर है ना, तो प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी है आपका, सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, 12 नंबर पे आते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये जो है क्लास 10th का ही 11th का ही क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इस पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अ डाइस टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वन। तो ऑड नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपसे पूछा है, कम से कम एक बार। डाइस को हमने 3 बार फेंका है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना, तो 3 स्पेस बनेंगे, 3 इवेंट होंगे, तो ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 27। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एटलीस्ट बोला है लेकिन उसने वर्ड, अगर तीनों जगह ऑड नंबर आता तो ठीक था, कम से कम एक जगह, तो एक जगह ऑड नंबर आए और 2 जगह ऑड नंबर आए या 3 जगह ऑड नंबर आए, इसका मतलब ये है, यानी इस प्लेस पे भी ऑड नंबर, तो ये सही नंबर नहीं है ना, ये इसका मतलब है तीनों जगह ऑड आ रहा है, बट ऐसा नहीं बोला उसने, वर्ड यूज किया है एटलीस्ट, वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए। तो कम से कम एक बार चाहिए, इसका मतलब एटलीस्ट वंस, इसका मतलब एक प्लेस पे भी ऑड नंबर आ सकता है, 2 प्लेस पे भी ऑड नंबर आ सकता है, 3 प्लेस पे भी ऑड नंबर आ सकता है। तो ए का मतलब क्या है, ऑड नंबर विल अपीयर एटलीस्ट वंस, ऑड नंबर विल अपीयर एटलीस्ट वंस। अब आपको अगर याद हो तो E1 है, मान लीजिए ये E2 है, तो ये E3 है, तो प्रोबेबिलिटी जो नंबर ऑफ ए होगा वो किसके बराबर होगा, एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, यूनियन, सो नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 के बराबर। अब ये थोड़ा सा बनने के लिए बन जाएगा, बट ये लेंदी प्रोसेस हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 होल कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट, है ना, यानी कि ये ऑड हो, ये ऑड हो, ये ऑड हो, इसका मतलब यही है। इसका मतलब क्या है, ये ऑड ना हो, ये ऑड ना हो, ये ऑड ना हो, तो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि तीनों इवन हो, तो ये 27 होगा नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 216 - 27 बाई 200, सॉरी इसको ऐसे सॉल्व करते हैं ना, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा आपका 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी 26/216, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता चल गया ना। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 था ना, ये 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था, बट यू कैन सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 13 भी इजी है, आप ट्राई कर सकते हैं, विथ रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, मैं 14 जो है ना नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, 15 भी आपका इजी है, 15 भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। मैं एक क्वेश्चन छोड़ा हूँ, उससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आपका ये जो 16 है, 17 है, 18 है, ये सारे जो है हमने अभी जो पढ़े हैं ना उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है।